ये फोर्स अप्लाई करने से हम कैसे चेंज ला सकते हैं किसी भी मैटर में और किस किस वे से हम चेंज ला सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि हम उस मैटर की लेंथ में चेंज ला सकते हैं। देखो ना, ये इलास्टिक के साथ आप 1000 न्यूटन वेट लगाओ तो ये भी अगर लगा नहीं करेगा। फोर्स के 1000 न्यूटन वेट लगाने से स्टील टूट जाए। क्या 1000 न्यूटन वेट लगाने से स्टील टूटेगा? नो। इट मींस कि के पास ज्यादा कैपेबिलिटी है टू बियर हायर स्ट्रेस और हायर। जितनी कोई बॉडी ज्यादा स्ट्रेस या फोर्स बेयर करने की एबिलिटी रखती है उसकी इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा होगी। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास कि आप ये फोर्स अप्लाई करके किसी भी मैट्रिक की किस चीज में चेंज ला सकते हैं। या तो उसकी लेंथ में चेंज ला सकते हैं, या तो वॉल्यूम में चेंज ला सकते हैं, या तो शेप में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सिंपल क्या है कि हम फोर्स अप्लाई करने से किसी भी बॉडी की लेंथ में चेंज ला सकते हैं। बट अप्लाई करेंगे वो फोर्स जब हम ये कहते हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के लिहाज से काम करते हैं पर यूनिट थिंग या पर यूनिट एरिया वो फोर्स कितनी है। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट हम पर यूनिट एरिया फोर्स को देखेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया एक यूनिट एरिया पे हमने फोर्स अप्लाई करनी है ताकि एरिया उससे दूसरे ऑब्जेक्ट का ज्यादा भी ना हो और कम भी। कंपैरिजन के लिए एरिया दोनों का क्या होना जरूरी है? तो हम कहते हैं इस ऑब्जेक्ट का भी एक यूनिट एरिया लो, इसका भी एक यूनिट एरिया लो, तो पर यूनिट एरिया फोर्स लगाओ। पर यूनिट एरिया फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस। क्या कहते हैं? स्ट्रेस। इट मीन जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आगे चेंजिंग आएगी ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन तो जनरल वर्ड है ना, कॉन्फ़िगरेशन को हम जब आगे मजीद सब कैटेगराइज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज आती है? लेंथ, वॉल्यूम और शेप, ये तीन मेन चीजें आती हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि स्ट्रेस से हम किस में चेंज ला सकते हैं? लेंथ। तो लेंथ में चेंज लाने को क्या कहते हैं? अब चेंज को हम कहते हैं स्ट्रेंथ। चेंज हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। एक चीज है हम फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करेंगे उस मैटर पे तो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ दैट मैटर ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आएगा उस मैटर की कॉन्फ़िगरेशन में उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेस क्या होगा? प्रेशर इन टर्म ऑफ लिक्विड और गैस नाम दे तो भाई स्ट्रेस प्रेशर हो गया। ठीक है, जस्ट हाँ मतलब ये जो स्ट्रेस है ये हमने यूनिट पर यूनिट एरिया कितनी फोर्स लगेगी स्पेसिफिक मैटर के उसके लिए। बट मोस्टली कुछ लोग ये कहते हैं नहीं देखें कि स्ट्रेस में फोर्स हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर है इसलिए हम इसको स्ट्रेस प्रेशर में ऐसी कोई बात नहीं। अभी हम इन्हीं में देखेंगे कि वही फोर्स जो टेंजेंशियल टू द एरिया लग रही है उसको हम स्ट्रेस। ठीक, नॉर्मल को भी स्ट्रेस लेंगे, टेंजेंशियल को भी स्ट्रेस लेंगे। बट स्ट्रेस सब लोग का वो प्रेशर जो स्ट्रेन से लिंक है हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को अच्छा रखना। तो स्ट्रेस हमारे पास क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया इसको हम कहेंगे स्ट्रेस। इसके यूनिट और डायमेंशन आपने निकालने में पता है। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन देखो हम कहेंगे स्ट्रेस क्या कहते हैं? स्ट्रेस क्या है? एक यूनिट एरिया पे लगने वाली फोर्स को स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको कहेंगे? एक यूनिट एरिया पे लगने वाली फोर्स स्ट्रेस। स्ट्रेन किसको कहेंगे? चेंज डायरेक्ट प्रोड्यूस टोटल चेंज नहीं नो एक यूनिट के अंदर आने वाला स्ट्रेस। स्ट्रेन भी एक यूनिट के अंदर आने वाली चेंज को हम स्ट्रेन देखो वो तो टोटल चेंज आ गया वो स्ट्रेन ही
सर स्ट्रेस यूनिट एरिया पे ज्यादा यूनिट एक ही चीज है नो चेंज इन यूनिट एरिया लेट्स क्या ये इसका यूनिट एरिया है, ये इसका क्या है यूनिट, इस पे हमने या ये इसका यूनिट एरिया, इस पे हमने लगाई स्ट्रेस। क्लियर है? एफ यूनिट एरिया पे लगने वाली फोर्स क्या कहलाती है स्ट्रेस। अब इसकी वजह से इसमें टोटल चेंज कितनी आई, ये इतनी इसमें टोटल चेंज आई कि इसकी कंफिग्रेशन में इतनी चेंज। सपोज करो इसकी ये थी, लेट्स सपोज हम लेंथ ले लें कि इसकी यहां से यहां तक ये टोटल क्या थी लेंथ, और चेंज कितना है यहां से यहां। अब ये जो टोटल चेंज है लेंथ है दैट इज नॉट स्ट्रेन, ये टोटल चेंज, ये क्या है टोटल चेंज, कि पूरी लेंथ एल में चेंज डेल एल जितना है। लेकिन अगर हम एक यूनिट लेंथ में फिर कितना चेंज है उसको कहेंगे स्ट्रेन, उसको क्या कहेंगे स्ट्रेन। क्या टोटल लेंथ में डेल एल जितनी चेंजिंग आ रही है, बट एक यूनिट लेंथ में एक यूनिट चीज में कितनी चेंजिंग आई, दैट इज नाउन एज स्ट्रेन। तो एक यूनिट सपोज करो 3 मार्केट मेरे पास 30 रुपीस की, एक यूनिट की प्राइस कितनी होगी एक मार्केट की कितनी होगी, क्या टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, यही करेंगे ना 10 सबसे राइट। तो यहाँ एक यूनिट के अंदर चेंज कैसे लाएंगे, तो चलो ये टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो आ जाएगी हमारे पास चेंज इन यूनिट लेंथ, चेंज इन यूनिट लेंथ। तो चेंज इन यूनिट लेंथ को हम क्या कहेंगे, चेंज इन यूनिट कॉन्फ़िगरेशन। ये वैसे स्पेसिफिक मैंने लेंथ से लेंथ अपने आगे नेम रखता हूँ, चेंज इन यूनिट कॉन्फ़िगरेशन। आर इसको दूसरी लफ्ज़ों में क्या कह सकते हो, फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, हाँ फ्रैक्शनल कितने परसेंट या डेसिमल कि कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, ओरिजिनल बॉडी कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से कितनी चेंज है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल, क्या कहते हैं फ्रैक्शन। आर इसको दूसरे वैसे कैसे कह सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन यूनिट, फिर यूनिट नहीं आया, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल के अंदर ही यूनिट लिखी, क्या टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट करेंगे तब आता है फ्रैक्शनल। क्लियर है? तो फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? अब कॉन्फ़िगरेशन तो जर्नल है, स्ट्रेस भी जर्नल है जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे। अब स्पेसिफिक की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन को हम किस में आगे कैटेगराइज करते हैं, क्या लेंथ में चेंजिंग आ सकती है, वॉल्यूम में चेंजिंग आ सकती है, और शेप में चेंजिंग आ सकती है, मेन लेंथ वॉल्यूम और शेप। तो अब इंडिविजुअली वन बाय वन हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ड्यू टू स्ट्रेस चेंज एंड लेंथ इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कौन सी स्ट्रेन है, लेंथ में चेंज जो देखिए longitudinal strain or tensile strain। तो नंबर 1 आ गया टेंसाइल स्ट्रेन longitudinal strain। अब longitudinal strain क्या होगा, strain तो आपको पता है पर यूनिट लेंथ में कितनी चेंज, टोटल चेंज पर यूनिट लेंथ में चेंज कैसे निकालेंगे, टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। क्लियर है? तो उसी को हम टेंसाइल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है टेंसाइल टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, की चेंज इन लेंथ यूनिट बारी रखना इन यूनिट change in length, change in length with respect to original length।
या फ्रैक्शनल चेंज एनर्जी आप कह सकते हो। ओरिजिनल लिंक के लिहाज से कितनी चेंज है, तो चेंज एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल लिंक, तो फ्रैक्शनल चेंज एनर्जी को भी आप कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो चेंज एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लिंक इज कॉल्ड tensile strain or longitudinal, it is given as tensile strain को हम कैसे, फिर फार्मूला कैसे बनेगा, tensile strain is equal to change in length, सपोज करो कि चेंज इन length किसी पार्टी का चेंज इन length डेल्टा कितना चेंज आया बाय ओरिजिनल, इसी चीज को हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन, क्लियर। और ये स्ट्रेन हमेशा कोई भी स्ट्रेन चाहे वो किसी से भी लिंक्ड हो, ये यूनिटलेस होती है एंड डायमेंशन लेस होती है, ठीक है ना, ये याद है, इसको कोई यूनिट तो कोई डायमेंशन, और ऐसी स्ट्रेन जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल, ऐसी स्ट्रेस जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे या टेंशन। अच्छा, तो पहली चीज हमने क्या देखी थी कि तमाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड की डिपेंड करती है इंटर एटॉमिक फोर्सेस पे, और इंटर एटॉमिक फोर्स जो एटम्स के दरमियान होती है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है जिसने उनको बाइंड किया होता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कल हमने देखी थी कि ये कैसे एक्ट करती है, जैसे स्प्रिंग दो मैसेज को अटैच करके रखते हैं, अगर हम उनको अवे लेके जाए तब भी वो चाहेगा कि वो अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन पे रहे क्योंकि एनर्जी मिनिमम उसी स्टेट में होती है। अगर उन दोनों को हम कंप्रेस करें तब भी स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो उनको वापस उसी पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगी जिसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एक्सप्लेन करनी थी इन टर्म ऑफ इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी को हमने किस टर्म में, दो टर्म्स में एक्सप्लेन किया था, वो कौन कौन सी थी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की टर्म्स में हम इलास्टिसिटी को एक तरह से एक्सप्रेस करेंगे, और इलास्टिसिटी डिपेंड करती है इंटरएटॉमिक फोर्सेस पे, और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरएटॉमिक फोर्सेस से ही लिंक, क्लियर है। अब दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि जब हम किसी भी दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स को आपस में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे कंपेयर करेंगे तो दोनों की डायमेंशन का सेम होना जरूरी है, ठीक है। सपोज करो कि अगर हमने दो सॉलिड्स को आपस में कंपेयर करना है, एक सॉलिड हमने ले लिया कौन सा, डायमंड, और दूसरा ले लिया स्टील, तो इनकी हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने या कंपेयर करने, तो अगर इनका कंपैरिजन करने तो दोनों की डायमेंशन मीन यहां अगर मैं बात करूं कि दोनों की लेंथ और एरिया क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है, तब हम कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं डायमंड लूं स्मॉल नीडल, स्टील लूं इतना बड़ी डायमेंशन वाला, तो लाजमी बात है स्टील और डायमंड को फिर उस बेस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे कि इनकी ये कैसे इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो मैंने क्या कहा था, इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है, रिस्टोरिंग फोर्स पे, जिसको हमने इलास्टिक फोर्स कहा था, कि इलास्टिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की इलास्टिक फोर्स पे डिपेंड करती है, एंड इलास्टिक फोर्स हम उसको कहते हैं जो फोर्स बॉडी को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस लेकर आती है, और वो फोर्स यहाँ कौन सी होती है, रिस्टोरिंग, क्लियर है। अब दूसरा एक और पॉइंट मैंने क्या कहा था कि किसी भी बॉडी के अंदर जो इलास्टिसिटी होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इलास्टिक फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों, क्योंकि यही फोर्स उसको वापस उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आएगी, तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, बात समझ रहे हैं ना। इसको मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दी थी
कि सपोज करो कि ये डायमंड है, लेट्स सपोज ये क्या है, डायमंड। अब इस पे मैं कोई फोर्स लगाता हूँ, बहुत ज्यादा फोर्स, इसको वैसे बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, वो फोर्स जो इसके एरिया पे लग रही है उसको मैं कहता हूँ स्ट्रेस, उसको मैं क्या कहता हूँ, स्ट्रेस। और इसके रिजल्ट में इसकी स्मॉल सी लेंथ में लेट्स सपोज चेंज आता है, यहां से यहां इसकी कॉन्फ़िगरेशन में इतना चेंज आता है कि स्ट्रेस मैंने अप्लाई की और स्ट्रेस जगह पास्कल्स में हो सकती है, तो स्मॉल सी चेंज आई इसके ये डायमेंशन है या कॉन्फ़िगरेशन, और जो ही मैं स्ट्रेस को हटाऊंगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन वापस अपनी ओरिजिनल हालत में चली जाएगी। तो इस बॉडी की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से इसने अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन की, वो क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए लाजमी बात इसके अंदर कोई ऑपोजिट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी मेन पोजीशन की तरफ जनरेट हुई होगी जो इसको वापस लेके गई, और वो फोर्स जो जनरेट हुई है वो फोर्स क्या कहलाती है, रिस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स। और वो कितनी ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट में जनरेट हो सकती है, हाँ, जितनी वो ये स्ट्रेस बेयर कर सकते। देखें, जितनी ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेस बेयर कर सकते इतनी उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी इतनी ज्यादा आएगी और इतनी ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी भी होगी। सपोज आपके पास एक पेंसिल वाला स्प्रिंग है और एक आपकी गाड़ी के टायर के साथ लगा हुआ स्प्रिंग है, ठीक है। पेंसिल वाले स्प्रिंग पे आप थोड़ी सी फोर्स अगर स्ट्रेस डालो, थोड़ी ज्यादा कर लो, तो वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, इलांगेट हो जाते हैं। लेकिन गाड़ी वाले स्प्रिंग पे आप पूरी पूरी गाड़ी का वजन डालो, वो फिर भी बेयर करते हैं। इट मीन वो स्ट्रेस ज्यादा बेयर कर रहे हैं या पेंसिल के अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो ज्यादा बेयर कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रेस ज्यादा बेयर कर रहे हैं वो स्प्रिंग, लेट्स सपोज मैं यहां चार्ट से बना लेता हूं कि ये आपकी गाड़ी में जो स्प्रिंग लगा हुआ है और इसके ऊपर ऑलमोस्ट हम 10,000 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो ही वो फोर्स आते हैं ये अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेते हैं। मतलब कि अगर 10,000 न्यूटन ये प्रेशर बेयर कर रहा है, स्ट्रेस बेयर कर रहा है, तो इसके अंदर इतनी ही इसके ऑपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स भी होगी, और इतनी अगर रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो इट मीन वो फोर्स को दोबारा इसकी ओरिजिनल शेप में ले आएगी। लेकिन ये दूसरी तरफ ये पेंसिल का स्प्रिंग है, इस पे अगर आप 10 न्यूटन फोर्स भी लगाएं तो ये तो गया। इसका मतलब है ये सपोज करो कि 10 न्यूटन जितनी स्ट्रेस बेयर कर सकते हो, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितनी आ सकती है, 10 न्यूटन जितनी, और इसके अंदर 10,000 न्यूटन जितनी। तो रिस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स जिसके अंदर जितनी ज्यादा होगी जिस सब्जेक्ट के अंदर, उसके पास इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक इतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां डायमंड और स्टील की, तो इन दोनों के पास कौन ज्यादा स्ट्रेस बेयर करने की एबिलिटी रखते हैं, डायमंड। तो इट मींस डायमंड ज्यादा इलास्टिक हो गया एज कंपेयर टू स्टील, अल्दो सॉलिड में आई थिंक सबसे ज्यादा इलास्टिक डायमंड ही है, ठीक है। अब यहां तक हम पहुंच आए थे और हमने फिर आगे स्ट्रेस स्ट्रेन की टाइप सी भी बताई थी, कौन कौन सी, कि हमने एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मीन कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है कि डिफॉर्मेशन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन में जो किसी भी सॉलिड में डिफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगी फिर, कि वन डायमेंशन में जो पर यूनिट लेंथ डिफॉर्मेशन हो रही है, लाइक फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन अलोंग वन डायमेंशन, क्लियर है। और मैथमेटिकली इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन, या फिर इसका दूसरा नाम हमने क्या रखा था, टेंसाइल स्ट्रेन। और ये किसके इक्वल थी, कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो लेंथ मीन लेंथ जहां भी आता है तो वहां हमारा मतलब होता है लॉन्ग वन डायमेंशन, बात है मेरी ना। तो इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन along one dimension per unit length gives us longitudinal strain or tensile strain, mean fractional
deformation in along one dimension. Fractional deformation means change in length with respect to original length. यही पढ़ा था ना। और ये यूनिटलेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। इस तरह दूसरी कौन सी पढ़ी थी? और वो स्ट्रेस जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर है? ऑल्दो स्ट्रेस सबके लिए फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ नाम इसलिए हम डिफरेंट देते हैं क्योंकि इफेक्ट उसकी वजह से आगे डिफरेंट हो। Sir, strain given less. हाँ? Strain given less. यूनिट लेस है ना। चेंज इन वन डायमेंशन का मतलब जो क्वांटिटी आएगी वो भी तो लेंथ ही आएगी ना, डिवाइडेड बाय लेंथ, मीटर बाय मीटर। तो ये सिर्फ ये बता रही है कि किसी क्वांटिटी में चेंज कितना है, उसका कोई यूनिट तो नहीं है, मतलब रेशो बता रही है एक तरह से। ठीक है, तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, दूसरा हमने कौन सी इसकी टाइप्स पढ़ी थी? वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है चेंज इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ NSI, या फिर चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दैट साइड। ठीक है, बात समझ रहे ना? या डिफॉर्मेशन इन एनी ऑब्जेक्ट अलोंग 3 डायमेंशन स्पेस। किसी भी सॉलिड में 3 डायमेंशनल स्पेस में जो डिफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कि एक लाइन या करूं मैं, इसकी इस डायमेंशन में भी चेंज आए, इस डायमेंशन में भी, एट द सेम टाइम इस डायमेंशन, तो एट द सेम टाइम तीनों डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल अमाउंट, उसको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक। मीन स्ट्रेस और स्ट्रेन, पहले अपने माइंड में एक ये बात रख लें, ये किसी भी चीज के एक यूनिट क्वांटिटी के लिए हम देखते हैं। स्ट्रेस बी वो फोर्स जो एक यूनिट एरिया पे लग रही हो, स्ट्रेन भी वो चेंज जो एक यूनिट क्वांटिटी के लिए आ रही है। मीन दोनों हम एक यूनिट के लिए एक तरह से फिक्स रखते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फिर क्या आ गई? डिफॉर्मेशन अलोंग 3 डायमेंशन, deformation and configuration along 3 dimensional of solid। ठीक है, ये थोड़ा ब्रॉड सेंस में है, लेकिन इसको आप स्पेसिफिक अगर लेके आए तो क्या कहोगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी फिर? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन सॉलिड, या फिर चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। बात समझ गए? तो इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। क्या, हाउ मच वॉल्यूम इज डिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। और ये भी डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस। कोई भी स्ट्रेन और वो डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होती है। और थर्ड वन कौन सी है स्ट्रेन? शेयर आर। इसको हम और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? शेयर स्ट्रेन एक तरह से समहाउ शेप में चेंज को कहती। ठीक है, शेयर स्ट्रेन। अच्छा, ऑल्दो मतलब ये रिजिडिटी से लिंक्ड है, शेयर स्ट्रेन प्योरली रिजिडिटी से लिंक्ड है। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा रिजिड, शेप चेंज करने का सेंस तो मतलब एक ब्रॉड, बट ये किस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रही है? रिजिडिटी। बात समझ रहे हैं ना? शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन फिर क्या हो गया? कि चेंज इन शेप। सिंपल तो हम यही कहते हैं, चेंज इन शेप। बट ये क्या चीज हमें बताती है? हाउ मच द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज रिजिड। ठीक है, और ये होता है किसके इक्वल शेयर स्ट्रेन? के रिजिडिटी हम कैसे निकालते हैं? सपोज हमारे पास एक स्केल है प्लास्टिक का, एक स्केल है स्टील का, दोनों को मोड़ते हैं। ठीक है ना? तो जो जल्दी मुड़, जो इजीली मुड़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वो कम रिजिड है। जो
ज्यादा फोर्स से मुड़ते उसको हम क्या कहते हैं, वो ज्यादा मीन मोड़ने का मतलब है ओरिजिनल जो एक्सिस थी उसके साथ कितनी एंगल पे हमने उसको बेंड किया, ठीक है। तो वो जो एंगल बन रहे उस एंगल को हम कहते हैं शेयर स्ट्रेन, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेन। बात समझ रहे हैं? एक तरह से तो उसको हम लिखते कैसे हैं, वैसे इसको लिखने के दो तरीके। शेयर स्ट्रेन हमें क्या बताते हैं, सिंपल, आप क्या कहोगे कि चेंज इन शेप, लेकिन चेंज इन शेप ये कोई खास स्पेसिफिक हमें चीज के बारे में इशारा नहीं दे रहा, वो क्या है चेंज इन शेप, मतलब ये किसके बारे में बता रहे, रिजिडिटी, ठीक है। और ये रिजिडिटी असल में क्या होती है, थीटा, थीटा होती है, सिंपल, कि हम उसको कितना मोड़ सकते हैं किसी चीज को। बात समझ रहे हैं ना? लाइक देखो, ये आपके पास है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको आप खींच रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, तो ये लॉन्ग वन डायमेंशनल चेंज क्या होगी, खींचना या कंप्रेस करना, ये कितनी स्ट्रेस हमें चाहिए इसको खींचने के लिए या कंप्रेस करने के लिए, वो कौन दे रहे हैं हमें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इस पर जो आप स्ट्रेस लगा रहे हो दैट इज फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस यूनिट एरिया, ये जो फोर्स लगेगी ये कहां लगेगी, इस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसको आप खींच रहे हो नीचे या फिर ऊपर से दबा रहे हो, बट जो फोर्स लग रही है वो फोर्स दोनों सूरतों में किस पे लगेगी, ये वाली फोर्स, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, इस एरिया, क्लियर है? यहां जो फोर्स लग रही है स्ट्रेस वाली, वो फोर्स और एरिया आपस में परपेंडिकुलर, ये बात याद रखना। और इसमें जो चेंज आएगी लेंथ में, अल्दो आपको ऐसे लगेगा ये तो सॉलिड वॉल्यूम में चेंज आएगी, आती तो वॉल्यूम में ही चेंज है, लेकिन यहां इस केस में होता क्या कि जितनी ये ऑब्जेक्ट लंबा होगा ना इतने इसका एरिया कम हो जाएगा, थिन हो जाएगा, नेट वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट सेम रहेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि लेंथ में चेंज है। एक तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें बताएगी कि कितनी चेंज आएगी और कितनी स्ट्रेस हमें चाहिए इसकी लेंथ में चेंज करने की। जब यहां हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो उस पूरी चीज का वॉल्यूम हम चेंज करने की कोशिश करें। सपोज आपके पास एक बेलून है, उसके अंदर आप प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तो आप देखते हो कि पहले कम प्रेशर से कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ, फिर और प्रेशर लगाया इतना चेंज हुआ, तो आप फिर वहां से ये कैलकुलेट करते हो कि ये बेलून जिस मटेरियल का बना हुआ है इस पे अगर हम इतना प्रेशर डालें तो इसके वॉल्यूम में इतनी चेंजिंग आ सकती, बात समझ रहे ना? लेकिन इस केस में भी जो आपके पास फोर्स या प्रेशर होता है वो स्पेसिफिक एरिया ऑफ दैट बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। यहां भी जो फोर्स इस एरिया पे लग रही होगी परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, लेकिन हर एरिया की पे अपनी हर पॉइंट पे अपनी अपनी फोर्स लग रही होगी यहाँ, ठीक है ना? तो नेट एरिया पे, सरफेस एरिया पे क्या लग रही है, परपेंडिकुलर। यहां भी क्या लग रही है, सरफेस एरिया, जिस स्ट्रेस की वजह से चेंज आ रहा है वो फोर्स परपेंडिकुलर। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। सर ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये चीज के बारे में नहीं पता था। नहीं ये किसी चीज का ये थ्री डायमेंशनल एक तरह से चेंज आ रही है, बट वॉल्यूम हम किसी चीज का अगर बॉडी में चेंज करना चाहें, ठीक है, अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करें उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, हम स्ट्रेस अप्लाई करें, उसकी रिजिडिटी के बारे में बताएगा ना। देखिए ना, रिजिडिटी का मतलब है कि वो कितना सख्त, सख्त ही सख्त रहेगा ना, वो और चीज है, वॉल्यूम चेंज करना। देखिए रिजिडिटी एक तरह से स्टिफनेस है, समझ, बात समझ रहे ना? और जो थ्री डायमेंशनल चेंज आ रहा है वो एज ए होल, उसको हम थ्री डायमेंशनल चेंज को नेट जो क्वांटिटी उसको डिफाइन करती है वो, और सिंपल हम जब रिजिडिटी को देखेंगे ना तो वो अलॉन्ग स्पेसिफिक उस पूरे ऑब्जेक्ट के हम स्टिफनेस को देख रहे हैं, वो ये तो नहीं बताएगी इसमें वॉल्यूम में कितना, बात समझ रहे हैं? मतलब देखो ना, ऑल दो इन सब के अंदर सॉलिड के अंदर चाहे हम लेंथ में चेंज करें या वॉल्यूम में चेंज करें रिजिडिटी तो होगी ना, लेकिन स्पेसिफिक सिर्फ रिजिडिटी के बारे में कौन इंफॉर्मेशन दे, स्पेसिफिक ये दे, बाकी सब में इन्वॉल्व तो है, बात समझ, इन्वॉल्व तो सब में होगी, बट हाँ स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन देती है वो कौन सी स्ट्रेन देती है, शेयर। अब देखो यहां हमने फोर्स लगाई परपेंडिकुलर
यहां भी हमने फोर्स जो लगाई कैसी लगाई, परपेंडिकुलर टू एरिया। मीन के स्ट्रेस यहां जो आ रही है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया और फोर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर। यहां जो स्ट्रेस आ रही है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स और एरिया क्या होंगे। लेकिन शेयर में ऐसा नहीं होगा। शेयर में सपोज करो कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब आप जो फोर्स इस पे लगा रहे हो वो टेंजेंशियल फोर्स होगी टू दी एरिया, इसकी स्टिफनेस रिजिडिटी चेक करनी है। यहां परपेंडिकुलर नहीं, लाइक आप इस पे से देख, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यूं पुश करूं या इधर से यूं खींचूं तो परपेंडिकुलर टू एरिया लग रही है, वन डायमेंशन चेंज देगी। और ये चेंज क्या है, चेंज इन लेंथ, लॉन्गिट्यूड। अगर मैं इसके वॉल्यूम चारों तरफ से, हर तरफ से इस पे फोर्स, लाइक फुटबॉल पानी के अंदर डिप कर, पानी चारों तरफ से उसको ऊपर लगा रहे, या बिलोन में हवा भरो तो वो जो प्रेशर आप लगा रहे हो वो बिलोन के हर पॉइंट पे लग रहा है, तो इस सरफेस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तो हर पॉइंट पे अपनी अपनी फोर्स क्या होगी, इंडिविजुअल परपेंडिकुलर। लेकिन जब हम बात करते हैं शेयर की, तो अब मैं अगर इसको दबाना चाहूँ, ये आगे इसका सरफेस एरिया, इसको अब मैं ऐसे नहीं दबाऊंगा बल्कि ऐसे, ये मैंने सपोज करो ये फोर्स मैंने अपने हाथ से लगानी, ये अपना हाथ ऊपर रखा, अब मैं अपने हाथ से फोर्स किधर लगाऊंगी, इस पे आगे, फोर्स किधर लगाऊंगा आगे, तो ये बेंड होगा। बात है मेरी, यहां जो स्ट्रेस लग रही है ना वो कौन सी स्ट्रेस है, टेंजेंशियल, ये बात क्या है, ये मोस्टली कंफ्यूज कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दोनों सरफेस पे क्या होती है, सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर, लेकिन शेयर स्ट्रेस क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, वो परपेंडिकुलर नहीं होती। लाइक इस एरिया पे अभी ये जो एरिया आ रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमें दे रहा है स्ट्रेस, ये हमें क्या दे रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस है ये, शेयर। लेकिन ये फोर्स अब इस एरिया पे टेंजेंशियल है, यहां जो फोर्स लग रही थी परपेंडिकुलर, यहां भी परपेंडिकुलर, बट यहां फोर्स टेंजेंशियल। टेंजेंशियल कंपोनेंट विल ऑलवेज गिव shear stress, but perpendicular component will give longitudinal and volumetric stress. अगर कोई आपसे ये कहे, ये क्वेश्चन अगर आपको इस तरह आ जाए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ये कोई एंगल थीटा पे फोर्स लग रही है, फोर्स किस एंगल पे लग रही है, थीटा। अब कोई कहे इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं, ये बना एफ cos थीटा और ये बना एफ साइन थीटा। कोई आपसे ये पूछा बताओ इसमें एफ साइन थीटा आपको लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक या शेयर स्ट्रेन देगा या एफ cos थीटा, हाँ एफ साइन थीटा वो दोनों देगा, गुड, एफ साइन थीटा लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक देगा, बट एफ cos थीटा क्या देगा, शेयर। यहां तक बात क्लियर है। अब इनमें आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए, शेयर, वॉल्यूमेट्रिक और इस चीज को अगर हम बैंड करते हैं, अब अगली बात क्या है कि शेयर स्ट्रेन है क्या। अब शेयर स्ट्रेन का फार्मूला आप दो तरीकों से बता सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक नोटबुक, ये नोटबुक, इसकी ओरिजिनल डायमेंशन ये, ठीक है, ये। अब मैं इसकी स्टिफनेस या रिजिडिटी चेक करता हूं, मैं इस पे ये सरफेस एरिया आगे ये फोर्स लगाता हूं, 1 न्यूटन फोर्स लगाने से ये इतनी सी मुड़ी। अब 1 न्यूटन फोर्स लगाने से ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से कितनी मुड़ी, थीटा जितनी, तो वो थीटा क्या है, शेयर स्ट्रेन, वो क्या है, शेयर स्ट्रेन। अब इस थीटा को हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो सिर्फ हम इस चीज को देखें, इस पूरे सरफेस को ना देखें, हम सिर्फ किसको देखें, इस लाइन को, कि पहले ये लाइन यहां थी, हाइट एच, अब फोर्स लगने से ये लाइन इधर है थीटा, तो ये आगे चेंज इन लेंथ, सिर्फ लाइन को देखें, पहले लाइन यहां थी अब यहां पहुंची, तो यहां से यहां क्या आई, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, मीन हाइट इसकी आगे थीटा। या फिर पूरी एरिया को देखो कि पहले ये एरिया था यहां, अब हमने लगाई इस पे शेयर स्ट्रेस, ये एरिया पहुंच गया यहां, तो यहां से यहां फिर ऊपर से चेंज क्या है, एरिया, चेंज इन एरिया पर ओरिजिनल एरिया। लेंथ के टर्म में भी आप इसको लिख सकते हो और एरिया की टर्म में भी, दोनों का मतलब थीटा देना है और कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। लाइक हमने ऑलरेडी थीटा निकाला हुआ, पहले थीटा को समझो, ये सेंटर है, ये आर्क लेंथ बन रही है, क्या यहां से यहां पहुंची, ये बना थीटा,
तो थीटा फिर क्या हुआ, यहां से यहां चेंज इन लेंथ, और पर ये ओरिजिनल इसकी साइड एक्सपोज आर, तो थीटा क्या हुआ फिर, एस इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। तो हमने ये थीटा यहां ऐसे ही, देखो मैं अब आपको ये डायग्राम बना लेता हूं। लेट्स सपोज कि मैं डायग्राम कैसी बनाऊं फिर, हाँ 3 डायमेंशनल, ये आ गया हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब सॉलिड ऑब्जेक्ट की आप सिर्फ ये लेंथ अगर देख रहे हो, ये पूरा फेस ना दे, फेस देखोगे तो क्या आएगा, एरिया, फेस देखोगे तो ये पूरा क्या आएगी, एरिया, लेकिन लेंथ देखोगे तो ये क्या है, सिर्फ ये लेंथ है। अब पहले लेंथ ये थी, मैंने यहां ये लगाई, क्या लगाई, स्ट्रेस, बट ये स्ट्रेस किस वजह से, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और ये पहुंच गई ये बॉडी कुछ यहां कुछ बेंड हो, ठीक है ना, समहाउ इस तरह बेंड, क्लियर। अब आप क्या कहोगे, या तो आप इस फेस को देखोगे, कोई भी एक फेस ले लो, लाइक ये फेस, कि ये फेस पहले यहां था, अब इस फेस को देखोगे तो ये एरिया आएगा ना, ये एरिया आएगा। अब ये फेस कहां पहुंच गया, आगे पहुंच गए, तो कितना एंगल आगे पहुंच गए, कोई थीटा, तो ये ऊपर ये फिर क्या आएगा, यहां से यहां चेंज इन एरिया आएगा, यही आएगा ना। लेकिन अगर आप इस चीज को देखो कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, लेंथ कितनी है, ए, ये आ गया थीटा, इसी को हम कहते हैं शेयर स्ट्रेन। या दूसरी सेंस में आप इसको कैसे देख सकते हो, सिर्फ एक लाइन को कंसीडर करो, ये लाइन है, ये आ गई इसकी हाइट h, अब ये लाइन कहां पहुंच गई है, यहां से यहां कितना एंगल बना, थीटा, तो यहां से यहां फिर चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इसकी हाइट इज इक्वल टू थीटा, कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस क्या होता है, थीटा, और यही थीटा हमें बताएगा कि कितनी स्ट्रेस है इसमें, कितनी सी चेंजिंग का, आई मीन थीटा ये कितनी, ये चीज कितनी बेंड हुई, इसकी स्टिफनेस कितनी है, या फिर इसकी रिजिडिटी कितनी, क्लियर है। जाहिर सी बात है ना कि इतनी स्ट्रेस लगाने से इतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई, तो वही उसकी एक तरह से रिजिडिटी बताएगा, ठीक है। तो इट मीन ये हमारे पास आ गई शेयर स्ट्रेन, जिसको हम गामा शो करते हैं, दैट इज थीटा, कि कोई बॉडी कितनी एक तरह से ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन है, टेंजेंशियल स्ट्रेन लगाने से कितनी डिफ्लेक्ट हो सकती है, कितनी बेंड हो सकती है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम ये कहते हैं, यस चेंज इन, मतलब आप इसको ये कह देना कि ये आर्क लेंथ है, ये अब बन गया, पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब पोजीशन ये पहुंच गई है, लाइक ये बॉडी पहले यहां थी, अब ये बॉडी यहां पहुंची, यहां से यहां तक मुड़ गई है ना, तो यहां से यहां तक ये आ गई आर्क लेंथ इसकी समझ, ये क्या आ गई आर्क लेंथ। तो इस तरह समझो इस पे आ जाओ, तो पहले ये बॉडी थी यहां, अब ये बॉडी पहुंच गई यहां, फोर्स हमने लगाई, तो यहां से यहां गई बॉडी, तो ये इसने क्या कवर किया, डिस्टेंस समझ लो लेंथ, या कुछ भी कह दो, लेकिन है वन डायमेंशनल तो इसको लेंथ ही कहेंगे, लेंथ डिवाइडेड बाय ये इसका रेडियस, बट यहां इसकी रेडियस असल में इसकी क्या है, हाइट, ठीक है। तो ऐसे हम निकालें, और ये भी डायमेंशनलेस है, हाइट भी वन डायमेंशनल है, ये लेंथ भी वन डायमेंशनल है, तो मीटर बाय मीटर कैंसिल, हमारे पास डायमेंशन इसकी कितनी आएगी, नो डायमेंशन और यूनिटलेस। इसके बाद अगली बात ये आती है कि इन बॉडीज के पास एक चीज कांस्टेंट होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक, जो हमें ये बताती है कि कितनी स्ट्रेस लगाने से उनमें कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो सकती, बात समझ रहे ना। ये हुक्स ने बताया, ये सारी कैलकुलेशन किसने की थी, हुक्स ने।
तो अब इस चीज को देख लेते हैं। अच्छा, हुक्स लॉ क्या कहते हैं? हुक्स लॉ, पहले इसकी लिमिटेशन याद रखना कि ये कब एप्लीकेबल है, विद इन इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ एप्लीकेबल कब है? विद इन इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि वो स्ट्रेस जो बॉडी पे हम अप्लाई करें और बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, बट उस स्ट्रेस के रिमूव करने से बॉडी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो वो लिमिट बॉडी की क्या कहलाती है? इलास्टिक लिमिट। अगर बॉडी ना आए तो फिर हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं। विद इन इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ एप्लीकेबल। और ये क्या कहते हैं? ये बहुत आसान बात कहते हो, आप भी कह सकते हो कि जितना हम चीज को खींचेंगे वो इतनी उसमें कॉन्फ़िगरेशन में इतनी चेंज आएगी। मतलब जितनी हम रबर को जितना खींचेंगे वो इतना लंबा होगा, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट। बात समझ रहे ना? एक स्प्रिंग उसको जितना खींचो वो इतनी इलांगेट होगा, बट विद इन इलास्टिक लिमिट। एक लिमिट ऐसी आएगी कि वो टोटली डिफॉर्म हो जाएगा उससे पहले। तो उससे पहले पहले क्या कहते हैं ये कि स्ट्रेस जितनी आप अप्लाई करोगे इतनी ही स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगी। मीन कि जितनी आप स्ट्रेस लगाओगे इतनी डिफॉर्मेशन भी आएगी। क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन इतनी डिफॉर्म भी होगी। और अगर कम स्ट्रेस लगाओगे तो कम स्ट्रेन होगी, ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे ज्यादा स्ट्रेन होगी। लेकिन स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो हमारे पास क्या आती है? ये कांस्टेंट। स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट? पहले मैथमेटिकली देखो कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब है स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगी फिर? स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट ये कांस्टेंट बॉडी की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कितनी स्ट्रेस अप्लाई करने से उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कितनी चेंज है। क्लियर है? असल में ये कांस्टेंट क्या देते हैं कि एक यूनिट बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कब आएगी। बात समझ रहे कि ये आ गई टोटल। देखो इस बात को समझो पहले, ये आ गई टोटल स्ट्रेस, ये आ गई टोटल स्ट्रेन। टोटल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टोटल स्ट्रेन आपको आंसर क्या मिलना चाहिए वैसे? 0 नो, 1 वन क्या है? यूनिट। मीन कि यूनिट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए हमें कितनी स्ट्रेस चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? एक तरह से आप इसको इस तरह समझ लें कि ये कांस्टेंट कैसे है। आप 3 मार्कर लो तो 30 रुपये के मिलेंगे, 7 लो तो 70 के मिलेंगे, 10 लो तो 100 के मिलेंगे। लेकिन 100 रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल मार्कर आपके पास क्या आएगा? एक कांस्टेंट आंसर आएगा। अगर आपने 10 लिए तो 100 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आएगा 10। 7 लिए 70 डिवाइडेड बाय 7 आंसर आएगा 10। अगर 20 लिए 20 रुपीज के लिए तो 20 डिवाइडेड बाय 2 आंसर फिर भी क्या आएगा? 10। इसका मतलब है जो मर्जी वैल्यू लो उसके लिए ये आंसर कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमें ये बताते हैं एक यूनिट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज के लिए आपको कितनी स्ट्रेस चाहिए, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सपोज एक यूनिट के लिए 10 चाहिए तो दूसरी यूनिट फिर एक यूनिट लो तो 10 ही है, फिर एक यूनिट के लिए फिर अगेन 10। हाँ, 1 यूनिट को डिफाइन करना। क्लियर? सेम एज इट। और ये हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है और इसको हम क्या कहते हैं? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्योंकि इलास्टिसिटी के बारे में बताती है ना, तो इसको जर्नल हम क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो इसका नाम लिख लें, फिर आगे इसको पढ़ते हैं। क्योंकि हमने 3 मेन टर्म्स में इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन किया, तो फिर ये रेशियोज भी हमारे पास कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए ना। तो सबसे पहली बात क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो को हम कहते हैं, और ये हमेशा किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहती है, और ये हमें क्या बताती है कि हाउ मच स्ट्रेस इज नीडेड पर यूनिट चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। मीन एक यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी स्ट्रेस चाहिए, या एक यूनिट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए हमें कितनी स्ट्रेस चाहिए। अब कॉन्फ़िगरेशन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें लेंथ भी है, शेप भी है, वॉल्यूम भी है, सारी चीजें उसी बात समझ रहे हैं ना। पर यूनिट चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाउ मच स्ट्रेस इज नीडेड, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको मैं एक और वे से बताता हूं। देखो, जैसे हम ऑलरेडी बहुत सारी टर्म्स पढ़ते हैं, क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, strain. If strain is equal to 1 unit, strain is equal to 1 unit, then modulus of elasticity क्या हो जाएगा? Is equal to stress. अब डिफाइन करो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप एनी ऑब्जेक्ट, एनी मैटर में सारी उसकी स्टेट्स आ जाती है। आप एनी मैटर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ स्ट्रेस विच इज नीडेड टू चेंज, विच इज नीडेड टू प्रोड्यूस। सिंपल भाषा में आप क्या कहोगे, एक यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हमें जितनी स्ट्रेस चाहिए होगी वो उस ऑब्जेक्ट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका मतलब है एक यूनिट और करने के लिए भी इतनी चाहिए, एक यूनिट और करने के लिए। क्लियर है? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिंपल ये बता। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो अब नेक्स्ट बात है इसके यूनिट की, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा। अब देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के इक्वल है, और इसमें से स्ट्रेन तो है यूनिटलेस, ये क्या है? यूनिटलेस है। इट मींस जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ही क्या? स्ट्रेस। एक यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए जितनी स्ट्रेस चाहिए उसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इट मींस यूनिट इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? स्ट्रेस का। और स्ट्रेस का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ पास्कल इन केस ऑफ फ्लूइड में हम मोस्टली इसको पास्कल की काम में जाते हैं। ठीक है। अब डायमेंशन इसकी वही होगी जो स्ट्रेस की, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन इसकी टाइप्स पे चली जाती जल्दी जल्दी। तो टाइप्स इसकी 3 टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहली टाइप्स कौन सी है? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस हमें क्या बताते हैं कि एक यूनिट चेंज इन लेंथ, एक यूनिट चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी स्ट्रेस चाहिए। यंग्स मॉडुलस क्या बताएगा कि लेंथ में एक यूनिट जितनी चेंजिंग लाने के लिए हमें कितनी स्ट्रेस मीन फ्रैक्शनल चेंज इन अ यूनिट लेंथ जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी, उस स्ट्रेस जितनी वैल्यू किसकी होगी? यंग्स मॉडुलस की। और ये किसके इक्वल होगा? स्ट्रेस बाय, ये स्ट्रेस कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर? और अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो कोई भी होगी तो ये परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है? इनटू एल। तो ये हमारे पास क्या होगी? एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू चेंज इन लेंथ। तो ये हमारे पास आ गए यंग्स मॉडुलस। क्लियर? और ये वैल्यू दी हुई हो तो आप यंग्स मॉडुलस इजीली कैलकुलेट कर सकते। और यूनिट इसका आपको पता,
अब दूसरी टाइप इसकी कौन सी है? हाँ, दूसरी कौन सी टाइप है? यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इसको बी से भी शो करते हैं और के से भी शो करते हैं, ठीक है। बल्क मॉडुलस, और ये बल्क मॉडुलस हमें क्या बताते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम चेंज करने के लिए हमें कितनी स्ट्रेस चाहिए, एक यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट लेंथ चेंज करने के लिए। और ये क्या बताएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के लिए हमें कितनी स्ट्रेस चाहिए। मीन एक यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी स्ट्रेस चाहिए। तो फिर ये हो जाएगा हाउ मच स्ट्रेस इज नीडेड, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस फॉर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये कितने हो जाएगा, एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, एफ वी डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल। क्लियर है। लेकिन ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, बल्क मॉडुलस फॉर फ्लूइड और फॉर गैसेस स्पेशली इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ गैस। ये आपने कैलकुलेट करना, दैट इज फॉर होमवर्क कि बल्क मॉडुलस गैसेस के लिए गैसेस का प्रेशर जितना होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट थर्ड टाइप कौन सी है? हाँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थर्ड इसका कौन सा है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर शेयर मॉडुलस भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। शेयर मॉडुलस ऑफ आर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हमें क्या बताएगा कि एक यूनिट शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी स्ट्रेस चाहिए। क्या बताएगा कि एक यूनिट शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी स्ट्रेस चाहिए। तो ये फिर किसके इक्वल होगा, हाउ मच स्ट्रेस इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ यूनिट स्ट्रेन इन अ गिवन सॉलिड सैंपल और मेटर। वो गैसेस लिक्विड भी हो सकती। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर कि हाउ मच shear strain is needed, shear stress is needed to produce one unit shear strain. वन यूनिट मीन स्ट्रेन मैंने आपको कहा है शेयर थीटा होता है या गामा से शो करती है। और ये किसके इक्वल होता है, फार्मूले मैंने आपको दो लिखवाए, एरिया की फॉर्म में और लेंथ की फॉर्म में। तो कोई भी आप लिख सकते, इसलिए मैं इसको जर्नल यही लिख लेता हूं कि शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय या गामा। तो आगे इसके दोनों फार्मूले वैलिड। क्लियर है। अब ये हमें ये बताएगा कि एक यूनिट शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी स्ट्रेस चाहिए और इस तरीके से। लेकिन अब अगली बात ये आती है कि जो हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स, उनके लिए ये बल्क मॉडुलस जीरो नहीं होता, जबकि यंग्स मॉडुलस भी जीरो होता है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी जीरो। क्यों? अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो सबको पता है कि रिजिडिटी उनमें होती है, ठीक है। अब आपने बताना है, ये तो चलो ठीक है जी, उनमें रिजिडिटी नहीं होती, ठीक है, तो जीरो होता है। या यंग मॉडुलस और ये दोनों जीरो होती फ्लूइड्स के लिए, बट बल्क मॉडुलस जीरो नहीं होता। क्यों? अब एक मैं आपको बता देता हूं, दूसरा आपने खुद बता। लिक्विड के लिए सपोज अगर हम वाटर की बात करें, वाटर की बात देखो, वाटर की बात करें तो वाटर के लिए यंग्स मॉडुलस भी जीरो है, बल्क मॉडुलस ऑलमोस्ट 2.2 into 10 raised power 9 पास्कल है, और जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है ये भी जीरो। बात समझ रहे ना। और इसी तरह मरकरी के लिए,
और इसी तरह बाकी फ्लूइड्स। अब एक बात और है कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो हमारे पास सॉलिड के लिए बहुत हाई, सबसे ज्यादा हाई कौन सा मॉडुलस होता है सॉलिड के लिए? बल्क मॉडुलस होता है, यंग्स होता है, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है? हाँ, यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा कौन सा होता है? यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वन डायमेंशनल जो उसमें चेंज आनी ये सबसे मुश्किल है। एक डायमेंशन में हम खींच लें उसको, ये एक डायमेंशन में किसी चीज में चेंज लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ठीक है? तो यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है। समझ लो कि जो ये 2 डायमेंशनल है ना, ये उससे हाफ होती है। अगर हायर वालों की देखिए, सपोज करें अगर हम देखें डायमंड के लिए यंग्स मॉडुलस कितना होता है? हाँ, मीन 1000 प्लस में होता है, 1100 प्लस में, 1120 है या जितना भी। और उसके लिए बल्क और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है उससे आप जितना, तो बल्क मॉडुलस कितना होता है? 500 कुछ, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 400 कुछ होता है, ठीक है? और पर सॉलिड फ्लूइड के लिए इसका ऑपोजिट, सॉलिड के लिए तो ऐसा है, फ्लूइड के लिए इसका ऑपोजिट। फ्लूइड के लिए ये दो बहुत लेस होती है, बट बल्क सबसे ज्यादा, ठीक है? अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि बल्क मॉडुलस फ्लूइड के लिए, स्पेशली वाटर के लिए, काफी बहुत ज्यादा होते हैं, 10⁻⁹ मीन गीगा पास्कल में जा, लेकिन यंग्स और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों जीरो क्यों है? इसको आपने फिजिकली एक्सप्लेन, ठीक? वाटर की लेंथ कैसे चेंज कर सकते हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। जब वाटर की लेंथ वो बता रहा है सर, वाटर की लेंथ वाटर की कौन सी लेंथ? हाँ, सर वाटर की लेंथ आप देखो। अच्छा मैं ये आपको एक बता देता हूँ लेंथ, क्या कहते हैं? इधर देखो, लेंथ आपको, हमारे पास मॉडुलस ऑफ कोई भी मॉडुलस क्या है? स्ट्रेस टू प्रोड्यूस स्ट्रेन, क्लियर? अब अगर हम बात करें सिर्फ वन डायमेंशन, तो वाटर को कितनी सी स्ट्रेस चाहिए कि वो वन डायमेंशन में आगे इलोंगेट हो या फ्लो करे? नीचे कोई स्ट्रेन तो चाहिए, स्ट्रेस तो चाहिए, जीरो स्ट्रेस मीन कि वाटर पे हम कोई स्ट्रेस ही नहीं डालते। अब एक सेंस तो ये है कि जीरो स्ट्रेस होती है, वो तो खुद ही फ्लो करती है, उसको तो मतलब कोई चाहिए नहीं कि एक तरह से उसके लिए इसके दरमियान जो ऑपोजिट या रेजिस्टिव फोर्स होती है वो निग्लिजिबल होती है, ठीक है? मोस्टली जितने भी फ्लूइड है, अल्दो कुछ लुब्रिकेटेड हो जाते हैं थोड़ी सी, ठीक है? तो फिर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होगा? जीरो। लेकिन दूसरी सेंस में देखो, दूसरी सेंस में ये है कि असल में उसकी कोई लेंथ तो होती नहीं है, ठीक है? वन डायमेंशनल लेंथ हम उसकी बना सकते हैं वैसे कि वन डायमेंशन कैसे, कि एक ट्यूब में डाल दो, एक स्पेशल केस बना सकते हो, लेकिन उस स्पेशल केस को फिर प्रूव करने के लिए आपने ये कहना होगा कोई स्ट्रेस ही नहीं चाहिए, वो तो खुद फ्लो कर रहा है, ठीक? और दूसरे केस में स्पेशल केस को कैसे हट के अगर हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल की उस तरह लेंथ कम या ज्यादा नहीं होती एज कंपेयर टू, उसकी कोई स्पेसिफिक उस तरह की लेंथ होती नहीं, बात समझ गए ना? तो फिर उसमें एलांगेशन कहां से? क्लियर? अब दोनों वे से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते, और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपने खुद एक्सप्लेन करने कैसे, वैसे फिजिकली तो सबको पता है वो रिजिड ही नहीं, लेकिन इसको फिजिकली एक्सप्लेन करने विद लॉजिक के इसमें क्या रीजन, विद दिस फार्मूला, सर उसको थीटा एंगल कैसे? ठीक है? तो